सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका कार्डियोलॉजी की दुनिया में। मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत पहला मैनेजमेंट में अपन डिस्कस कर रहे हैं फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, और उस पहले मैनेजमेंट का नाम है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्या परिवर्तित करना चाहते हैं आप मरीज की लाइफ में। डाइटरी मॉडिफिकेशन, डाइट में कौन कौन से सब्सटेंस को बढ़ाना चाहते हैं, कौन से सब्सटेंस को कम करना चाहते हैं। और उसके बाद आती हैं दवाइयाँ, बोले तो फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में पॉइंट नंबर 1 थ्रोम्बोलाइटिक दवाई, नंबर 2 एंटीकोगुलेंट दवाई, नंबर 3 एंटीप्लेटलेट दवाई, नंबर 4 ACE इनहिबिटर और नंबर 5 डाईयूरेटिक्स, जिनके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया था, जो अपन आने वाले टाइम में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर वाले मरीजों को देने वाले हैं। अब अपन फर्दर उससे आगे और कौन कौन सी दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं, उनको अपन डील करें। तो देखें, इस्तेमाल में आने वाली दवाइयां, अगली दवाई बोले तो नंबर 6, जिसका नाम है बीटा ब्लॉकर। नंबर 6 जिसका नाम है बीटा ब्लॉकर्स। तो व्हाट आर द बीटा ब्लॉकर्स एंड व्हाट आर द यूजेज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स? दैट इज अवर हार्ट की अपने की नर्व सप्लाई होती है, सिंपैथेटिक के फाइबर इसको सप्लाई होते हैं, और इस सिंपैथेटिक के फाइबर इन्वर्टेड होते हैं बीटा रिसेप्टर्स से। यानी सिंपली इसको यूं समझें कि अपने हार्ट में पाए जाते हैं बीटा रिसेप्टर्स। इन बीटा रिसेप्टर्स को कौन से फाइबर सप्लाई होते हैं? तो आंसर है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर इनको सप्लाई होते हैं। तो जैसे ही सिंपैथेटिक नर्व फाइबर बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे ही सिंपैथेटिक नर्व फाइबर बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, बीटा रिसेप्टर के स्टिमुलेट होने की वजह से हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो इंसान का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। चूंकि बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर हार्ट रेट पर भी काम करते हैं, तो इंसान की हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। क्या डिस्कस कर रहा हूं मैं? दवाई अपन बोल रहे हैं बीटा ब्लॉकर। मैं यहां पर बता रहा हूं कि अपने हार्ट पर पाए जाते हैं बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर क्या काम होता है इन रिसेप्टर्स का, वो मैं बता रहा हूं, ताकि आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से समझ में आए। हार्ट में पाए जाने वाला बीटा रिसेप्टर को सिंपैथेटिक के नर्व फाइबर सप्लाई होते हैं। जब सिंपैथेटिक के नर्व फाइबर इन बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, तो हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो कोई इस तरह की दवाई बनाई जाए जो इन रिसेप्टर को ब्लॉक करे। कोई इस तरह की दवाई बनाई जाए जो इन रिसेप्टर को ब्लॉक करे, और इन पर्टिकुलर रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली दवाई को अपन बोलेंगे बीटा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। बीटा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। देखो, एगोनिस्ट का मतलब है रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने वाली, और एंटागोनिस्ट का मतलब है रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली,
और इसी पर्टिकुलर दवाई को अपन नाम देते हैं बीटा ब्लॉकर। इसी पर्टिकुलर दवाई को अपन नाम देते हैं बीटा ब्लॉकर। यदि इंसान को यह पर्टिकुलर दवाई दी जाएगी तो ये पर्टिकुलर बीटा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे। अच्छा, बीटा रिसेप्टर क्या क्या काम कर रहे थे ये सारा का सारा आपके सामने है। अब इन बीटा रिसेप्टर्स को यदि ब्लॉक कर दिया जाए तो जो ये काम कर रहे थे वो सारे के सारे काम रिवर्ट हो जाएंगे। बीटा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट या बीटा ब्लॉकर दवाई देने से हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे, जिससे हार्ट से निकलने वाला कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, जिससे इंसान का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और साथ में हार्ट रेट भी कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली यदि किसी इंसान की हार्ट रेट ज्यादा चल रही है या फिर किसी इंसान की बॉडी में हार्ट से निकलने वाला कार्डियक आउटपुट ज्यादा है या फिर इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उस परिस्थिति में अपन इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन दवाइयों का मीनिंग आपको समझ में आ गया। क्या नाम ले रहे हैं अपन दवाइयों का? बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या बीटा ब्लॉकर। इन पर्टिकुलर दवाइयों को देने से ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं। अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से बोलूं, सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होगी? What is the beta blocker? These are the group of drugs which are commonly given to the patient of hypertension. These drugs blocks the beta receptor upon the heart. These drugs block the beta receptor upon the heart. The mechanism of action of these drug, इन दवाइयों की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगी? तो बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होंगे। इन दवाइयों से बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होंगे, जिससे हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट कम हो जाएगी। इन दवाइयों को कौन कौन सी स्थिति में आप देना चाहेंगे? व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ बीटा रिसेप्टर? बीटा रिसेप्टर के क्या क्या इंडिकेशन होंगे? तो इनके इंडिकेशन में सबसे पहले हाई बीपी वाले मरीज को देना चाहोगे? बोले तो हाइपरटेंशन वाले मरीज को दोगे। हाइपरटेंशन वाले मरीज के अलावा उन मरीजों को भी देंगे जिनको डिसरिथमिया है। डिसरिथमिया में भी खासकर, हालांकि ये ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, बट डिसरिथमिया में कौन से डिसरिथमिया वाले मरीज को देंगे जिनकी हार्ट रेट ज्यादा है? बोले तो टेकीकार्डिया। दीज ड्रग्स आर स्पेशली गिवन टू द पेशेंट विद टेकीकार्डिया। इसके अलावा इन दवाइयों को, इसके अलावा इन पर्टिकुलर दवाइयों को एमआई या एंजाइना वाले मरीजों में भी दे सकते हैं। यहां थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। किसी इंसान को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है अभी अभी और उसका बीपी 120/80 से ज्यादा है। हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब है उसका वर्कलोड। अभी अभी दिल का दौरा आया है। अब आप क्या चाहते हैं कि उस इंसान का दिल उसी निरंतरता से काम करे या थोड़ा कम काम करे? देखो, यहां पर समझने वाली बात यह है कि यदि इंसान का दिल ज्यादा काम करेगा तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड भी ज्यादा होगी। एंजाइना पेक्टोरिस या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाले मरीज में ऑक्सीजन डिमांड की आपूर्ति नहीं होती प्रॉपर। अब इस तरह का कोई मरीज जिसका बीपी 120/80 से ज्यादा है, एमआई या एंजाइना वाला, उसका बीपी मैनेज करना है, तो बीपी यदि मैनेज हुआ और आपने हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम कर दिया तो ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगी तो एमआई और एंजाइना वाले मरीज में बीपी के 120/80 से ज्यादा होने पर अगर ऑक्सीजन डिमांड को कम करना है तो अपन बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं तीसरा इंडिकेशन, पेशेंट विद एंजाइना, पेशेंट विद एंजाइना और एमआई। परंतु ये तभी देंगे अपन मरीज को
जब उसका बीपी 120/80 से ज्यादा होगा। जब उसका बीपी 120/80 से ज्यादा है तो फिर ये मरीज में अपन ये दवाइयां प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कौन कौन से कैटेगरी की दवाई हैं जो इसमें शामिल हैं? इसमें कौन कौन से कैटेगरी की दवाई शामिल हैं? तो देखें, इसके अंदर बीटा ब्लॉकर में दवाइयां आती हैं। बीटा ब्लॉकर में दवाइयां आती हैं प्रोपेनोलॉल, बाइसोप्रोलॉल, एटिनोलॉल। These are included under बीटा ब्लॉकर। इसमें से ये जो पर्टिकुलर दवाई है प्रोपेनोलॉल, ये जो पर्टिकुलर दवाई है इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं साइकेट्रिस्ट। देखो, साइकेट्रिस्ट के पास मरीज आता है एंजाइटी वाला। एंजाइटी वाला मरीज बोलता है एकदम से पसीना आता है, धड़कन बढ़ जाती है। अच्छा, बीपी भी थोड़ा बहुत बढ़ता होगा क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। तो जो घबराहट होती है इंसान को, वहां पर उसको सट्रेलिन चलती है, बोले तो SSRI, क्लोनाजीपाम चलती है। और ये वाली दवाई भी डॉक्टर चलाता है, साइकेट्रिस्ट चलाता है। क्यों चलाता है? इसलिए चलाता है कि दिल की धड़कन कम हो जाएगी। इस दवाई से दिल की धड़कन कम हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा क्योंकि टेकिकार्डिया हो रहा है, और साथ में इंसान का बीपी भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो लंबे समय तक इसका इस्तेमाल, लंबे समय तक प्रोपेनोलॉल का इस्तेमाल एंटी एंजाइटी इफेक्ट भी रखता है। लंबे समय तक इसका इस्तेमाल एंटी एंजाइटी इफेक्ट भी रखता है। अगर इस दवाई का लॉन्ग टर्म यूज किया जाए तो एंटी एंजाइटी इफेक्ट भी आएगा। इसका एंटी एंजाइटी इफेक्ट भी देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रोपेनोलॉल को किसी मरीज को यदि आप चला रहे हो तो कोई बेसिक सा क्वेश्चन करना चाहोगे क्या? या फिर प्रोपेनोलॉल को चलाने के दौरान मरीज में ऐसी कौन सी दिक्कत आने लगे जिसकी वजह से प्रोपेनोलॉल को बंद करके आपको दूसरी बीटा ब्लॉकर चलानी पड़े? तो देखें, यहां समझें, जिस तरीके से यहां बीटा रिसेप्टर हैं, इसी तरीके से बीटा रिसेप्टर होते हैं अपनी ब्रोंकाई में। इसी तरीके से बीटा रिसेप्टर होते हैं अपनी ब्रोंकाई में। ये ब्रोंकाई है, ये इसमें पाए जाने वाले बीटा रिसेप्टर हैं। ये अपनी ब्रोंकाई है, ये इसमें पाए जाने वाले बीटा रिसेप्टर हैं। ब्रोंकाई में पाए जाने वाले बीटा रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होते हैं तो यह ब्रोंकोडाइलेशन का काम करते हैं। ब्रोंकाई में पाए जाने वाले बीटा रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होते हैं तो यह ब्रोंकोडाइलेशन का काम करते हैं। अब एक इंसान जिसको अस्थमा भी है और हाइपरटेंशन भी है, उसमें आपने बीटा ब्लॉकर या खासकर प्रोपेनोलॉल चला दी। बताओ, प्रोपेनोलॉल ने हार्ट में जाकर बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक किया और यह नॉन सेलेक्टिव है, इसलिए ब्रोंकाई में पाए जाने वाले बीटा रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देगी। अच्छा, ब्रोंकाई वाले बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो यह ब्रोंकोडाइलेशन करते हैं और ये ब्लॉक हो जाएंगे तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो यदि किसी अस्थमा वाले रोगी को आपने प्रोपेनोलॉल चलाई है तो उस इंसान में अस्थमा का एपिसोड यदि सप्ताह में आता है तो वह हर तीसरे दिन आने लग जाएगा। तो यदि किसी इंसान में प्रोपेनोलॉल चलाने के बाद
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या अस्थमा का एपिसोड बढ़ जाए तो अपन प्रोपेनोलॉल को बंद कर देते हैं, या किसी भी इंसान में प्रोपेनोलॉल चलाने से पहले अपन कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? अपन पूछना चाहेंगे कि आपको अस्थमा तो नहीं है, इंसान को अस्थमा तो नहीं है। शायद मैकेनिज्म समझ गए होंगे आप। यहां के बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं तो फायदा होता है, परंतु यहां के ब्लॉक होंगे तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगा। तो यह पर्टिकुलर दवाइयां और इनमें भी खासकर प्रोपेनोलॉल कौन सी बीमारी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? तो आंसर अपन देंगे अस्थमा में। प्रोपेनोलॉल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद अस्थमा। यहां अपन बोलेंगे प्रोपेनोलॉल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, प्रोपेनोलॉल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद अस्थमा। यह अस्थमा वाले मरीजों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। प्रोपेनोलॉल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद अस्थमा। तो अस्थमा वाले मरीजों में अपन प्रोपेनोलॉल का इस्तेमाल नहीं करते। क्या साइकेट्रिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं? यस, लंबे समय तक इसका इस्तेमाल एंटी एंजाइटी इफेक्ट भी रखता है। तो ये नेक्स्ट दवाई हो गई जिसका नाम है बीटा ब्लॉकर। कम ऑन टू नंबर 7। कम ऑन टू नंबर 7, दैट इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। व्हाट आर द कैल्शियम चैनल? तो इसका मीनिंग जाने आप। अपने हार्ट पर चूंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करने के लिए या कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करने के लिए कैल्शियम आयन की आवश्यकता है, और ब्लड वेसल में वेजो कंस्ट्रिक्शन के लिए भी कैल्शियम आयन की आवश्यकता है। तो अपने हार्ट और ब्लड वेसल पर पाए जाते हैं कैल्शियम चैनल। हार्ट और ब्लड वेसल पर पाए जाते हैं कैल्शियम चैनल। जब जब ये कैल्शियम चैनल स्टिमुलेट होते हैं, जब जब ये कैल्शियम चैनल स्टिमुलेट होते हैं, तो गौर करो आप, हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, और साथ में ब्लड वेसल में पाए जाने वाले कैल्शियम चैनल एक्टिवेट होंगे तो ब्लड वेसल में भी वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। तो यह कैल्शियम चैनल एक्टिवेट होने पर ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिसके अंतर्गत इन कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करा दिया जाए, अगर इन कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करा दिया जाए तो देखो क्या परिणाम, हार्ट में पाए जाने वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो गए, ब्लड वेसल में पाए जाने वाले कैल्शियम चैनल भी ब्लॉक हो गए। अब इसका परिणाम होगा कि हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, बताओ कैल्शियम चैनल के ब्लॉक होने पर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम, कार्डियक आउटपुट भी कम, इंसान का ब्लड प्रेशर भी कम, हार्ट रेट भी कम, और इनसे कैल्शियम चैनल के स्टिमुलेट होने से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। अगर ये ब्लॉक हो जाएंगे तो अपन बोलेंगे ब्लड वेसल का क्या हो जाएगा, वेजो डायलेशन। ब्लड वेसल का क्या हो जाएगा, वेजो डायलेशन। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर किस तरीके की दवाई हो गई? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर किस तरीके की दवाई हो गई, इसको अपन डील करें। सबसे पहले परिभाषा, दैट इज द ग्रुप ऑफ ड्रग
which commonly block the calcium channel upon the heart and blood vessel. These are the group of drug which commonly block the calcium channel upon heart and blood vessel. जिसका परिणाम क्या होगा, तो इस दवाई की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अपन जाने। कैल्शियम चैनल के ब्लॉक होने की वजह से हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट कम हो जाएगी और साथ में ब्लड वेसल का वेजोडाइलेशन भी हो जाएगा। तो इन दवाइयों को कौन कौन सी कंडीशन में देते हैं अपन? व्हाट आर द इंडिकेशन? बताओ। हाइपरटेंशन में देंगे, हाइपरटेंशन वाले मरीज में देंगे, टेकीकार्डिया वाले मरीज में देंगे, और इनसे भी तो हार्ट का वर्कलोड कम होगा क्योंकि हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम कर रहे हैं। तो एमआई और एंजाइना वाले मरीज में भी दे सकते हैं, एमआई और एंजाइना वाले मरीज में भी दे सकते हैं। तो देखो इंडिकेशन जो अपन ने इसमें लिखे थे बीटा ब्लॉकर में सेम होंगे। द इंडिकेशन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर आर सेम। हाइपरटेंशन में देंगे, डिसरिथमिया में देंगे, एंजाइना और एमआई में देंगे। फिर से ध्यान रहे, एंजाइना एमआई में तभी देंगे जब इंसान का बीपी 120/80 से ज्यादा होगा। तो इंडिकेशन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आर सेम एज द बीटा ब्लॉकर। कौन कौन सी दवाइयां हैं जो इसके अंतर्गत आती, कौन कौन सी दवाइयां हैं? तो इसमें आने वाली दवाई एम्लोडिपाइन, निफेडिपाइन, निकार्डिपाइन। These are the calcium channel blocker. These are the calcium channel blocker. कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक करने वाली दवाइयां होती हैं। बात करें तो लगभग समान है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर। अंतर है कि वो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। यदि क्वेश्चन पूछ लूं, अगर एम्लोडिपाइन और एटिनोलॉल में से एक दवाई का चुनाव करना है और बीपी वाले मरीज को आपको लिखनी है, यदि आप फिजिशियन हैं, तो कौन सी दवाई आपको अच्छी लग रही है जो आप लिखना चाहेंगे? कौन सी दवाई ज्यादा बेटर लग रही है? तो देखें, ज्यादा बेटर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। उसका कारण है कि इसका एक एडिशनल इफेक्ट है, यह दवाई वेजोडाइलेशन भी कराती है। यह दवाई वेजोडाइलेशन भी कराती है, तो वेजोडाइलेशन होगा तो डायस्टोलिक बीपी पे भी कंट्रोल होगा। अगर केवल सिस्टोलिक बीपी ज्यादा रहता है तो ड्रग ऑफ चॉइस में बीटा ब्लॉकर चला देते हैं, पर दोनों बीपी ज्यादा हैं तो ड्रग ऑफ चॉइस में बीटा ब्लॉकर की बजाय कौन 21 दवाई है या कौन बेटर दवाई है? आंसर है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्योंकि इसकी वजह से ब्लड वेसल का वेजोडाइलेशन भी होता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर। तो हाइपरटेंशन अपन पढ़ेंगे। यदि मैं आप साथियों से पूछ लूं कि हाइपरटेंशन की कौन कौन सी दवाई है जो अभी तक की क्लासों में मैंने पढ़ा दी, तो शायद आंसर है आपके पास कि सर डायूरेटिक है, हाइपरटेंशन में देते हैं। नेक्स्ट ACE इनहिबिटर, ये भी हाइपरटेंशन में देते हैं। बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इन दवाइयों को भी हाइपरटेंशन में दिया जाता है। तो ये दवाई हो गई बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। आगे बढ़ें आप, नंबर 8 वेजोडाइलेटर और वीनोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर और वीनोडाइलेटर, आर्टरी और वेन को डायलेट करने वाली दवाई। आर्टरी और वेन को डायलेट करने वाली दवाई। एग्जाम्पल निश्चित तौर पर सुना होगा आपने, सभी साथियों को पता है।
वन इज द सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, और दूसरी नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन। देखें, इसके बारे में तो सारे साथियों को ज्ञान है कि नाइट्रोग्लिसरीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन एंजाइना पेक्टोरिस, ड्रग ऑफ चॉइस इन एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में दी जाने वाली ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? आंसर इज नाइट्रोग्लिसरीन। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, it usually given in patient with hypertensive crisis, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में दी जाने वाली ड्रग ऑफ चॉइस होती है, दी जाने वाली ड्रग ऑफ चॉइस होती है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। दीज आर द नाइट्रेट्स or these are the group of drugs which commonly given in the patient with severe vasoconstriction, severe hypertension and angina pectoris। अब देखें, ये जो पर्टिकुलर दवाइयां हैं वेजोडाइलेटर, अपन एक सिंपली बात करते हैं कि दिमाग में एक ही चीज आती है कि यार ये वाली जो दवाई है यह ब्लड वेसल को डायलेट करती। अच्छा, ब्लड वेसल में भी 90% दिमाग काम करता है कि कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करती है। कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करेंगी तो हार्ट का ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा, हार्ट का ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा। अब यदि मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, द वेजोडाइलेटर्स या नाइट्रोग्लिसरीन या sodium nitroprusside are commonly given in patient with angina pectoris. The purpose of that drug is, इस दवाई का पर्पज है ऑप्शन ए डिक्रीज प्रीलोड अपॉन हार्ट, ऑप्शन बी डिक्रीज वीनस रिटर्न, डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड टू द हार्ट, ऑप्शन सी to dilate the coronary artery of heart to enhance the oxygenation of myocardium, और ऑप्शन 4 all of them। फिर से सुने, वेजोडाइलेटर, नाइट्रोग्लिसरीन या सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड को आप एंजाइना पेक्टोरिस में दे रहे हैं, इसका क्या फंक्शन है? ऑप्शन ए हार्ट के ऊपर प्रीलोड को कम करना, ऑप्शन बी हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड को कम करना, ऑप्शन सी कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करके मायोकार्डियम का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। अब यहां पर बहुत सारे साथी इसका आंसर सी दे रहे हैं, कुछ एक के दिमाग में डी भी आ रहा है। सी तो कंफर्म है ही है, ए और बी में से भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है। द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ देम। अपन को लगता है क्योंकि दिमाग अपन ने फिक्स किया हुआ है कि वेजोडाइलेटर का मतलब कोरोनरी आर्टरी का डायलेशन। अब सुने देखें, किसी इंसान का ब्लड प्रेशर 220/120 है, इस अवस्था का नाम है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इस अवस्था का नाम है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इस कंडीशन का मतलब है इंसान का कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। नंबर 2, इस इंसान में पेरीफेरल रेजिस्टेंस भी ज्यादा बढ़ा हुआ है। अच्छा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा है तो अपन कॉमन सेंस लगाएं कि यार वीआर भी ज्यादा होगी, जब ज्यादा आएगा तभी तो ज्यादा निकलेगा।
अगर आप वीआर को कम कर दो तो कार्डियक आउटपुट स्वतः ही कम हो जाएगा। अब यहां पर अपना मकसद है इंसान का सिस्टोलिक बीपी भी कम करना और डायस्टोलिक बीपी भी कम करना। तो देखें दवाई किस तरीके से काम करेगी। आपने मरीज को सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड खिलाई, इस इंसान का हार्ट ज्यादा काम कर रहा है, इस इंसान का हार्ट ज्यादा काम कर रहा है, तो यहां मैं बोल सकता हूं ज्यादा काम कर रहा है, इसका मतलब हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर पेरीफेरल रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। नंबर 3, वीनस रिटर्न भी ज्यादा है। वीनस रिटर्न ज्यादा है तो कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा है। अब आप चाहते हो कि एक तो इसकी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़े, कोरोनरी आर्टरी में डायलेशन हो। देखें ये जो दवाई आप देंगे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, यहां पर वीनस रिटर्न आ रही है। वीनस रिटर्न कैसे आता है मैं पढ़ा चुका हूं। यहां चारों तरफ होते हैं मस्कुलर पंप, यहां चारों तरफ होते हैं मस्कुलर पंप और साथ में वेन में होते हैं यूनी डायरेक्शनल वाल्व। जब आपने दवाई दी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड तो इसने वेन को भी डायलेट किया, वीनो डायलेशन किया। सोचो वीनो डायलेशन का परिणाम अब यह हुआ कि यह वेन इतनी डायलेट हो गई, अब वेन का डायामीटर यह हो गया। यह होने का परिणाम यह हुआ कि अब इसमें ज्यादा ब्लड रुक सकता है। जब वेन डायलेट हो गई, इसमें ज्यादा ब्लड रखने की क्षमता है, तो इसमें जाने वाला ब्लड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसमें जाने वाला ब्लड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा वेन के डायलेट होने की वजह से। इसमें जाने वाला ब्लड कम हो गया, इसका मतलब है वीनस रिटर्न कम हो गई। वीनस रिटर्न कम हो गई, जब ब्लड कम आ रहा है तो कम निकल रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो गया। कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो अपन मान सकते हैं इंसान का सिस्टोलिक बीपी भी कम हो जाएगा, इंसान का सिस्टोलिक बीपी भी कम हो जाएगा। साथ में जब हार्ट पहले ज्यादा ब्लड आ रहा था तो फोर्सफुली पंपिंग हो रही थी, अब ब्लड कम आ रहा है तो जो फोर्सफुल पंपिंग है वो भी कम हो जाएगी। इसका मतलब है अब वर्तमान में हार्ट धीमा धीमा चलेगा, और धीमा धीमा चलेगा तो हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी। धीमा धीमा चलेगा तो हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर दवाई ने वेन को भी डायलेट कर दिया। साथ में यहां कोरोनरी आर्टरी भी डायलेट होगी, आर्टरी भी डायलेट होंगी, और जिनमें कोरोनरी आर्टरी भी डायलेट होगी, बताओ कोरोनरी आर्टरी डायलेट होगी तो हार्ट की ऑक्सीजन सप्लाई, हार्ट की ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट की ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। और कोरोनरी आर्टरी के अलावा बॉडी की बाकी आर्टरी भी डायलेट होंगी, और बाकी आर्टरी डायलेट होंगी तो परिणाम देखो पीआर कम हो जाएगा। पीआर कम होगा तो डायस्टोलिक बीपी कम हो जाएगा। तो ऐसे इंसान में तुरंत अपन नाइट्रोग्लिसरीन खिलाते हैं। अब गौर करो आप, नाइट्रोग्लिसरीन इंसान के ब्लड प्रेशर को कम कर रही है, यस। नाइट्रोग्लिसरीन हार्ट की मायोकार्डियम का ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ा रही है, यस। नाइट्रोग्लिसरीन या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड को भी कम कर रही है, यस। और चूंकि वीआर कम हो रहा है तो प्रीलोड भी कम हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीलोड? जो वीआर आता है वही तो प्रीलोड है, तो ये इसकी वजह से वीआर भी कम हो रही है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसी इंसान को नाइट्रोग्लिसरीन या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड दे रहे हैं, उसके क्या काम है? हार्ट के ऊपर प्रीलोड को कम करना, यस। हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड को कम करना, यस। कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करके मायोकार्डियम का ऑक्सीजनेशन बढ़ाना, यस। और चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ देम, तो आंसर इज ऑल ऑफ देम।
यदि चौथा ऑप्शन कुछ और होता कि बीपी को इंक्रीज करना, तो फिर इसका आंसर सी जाता। तो यहां पर इतने सारे फंक्शन हैं जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परफॉर्म कर रहा है, इसलिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में अपन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड देंगे और नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं अपन एंजाइना में, तो इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन एंजाइना पेक्टोरिस। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी वेजोडाइलेटर्स हो गए। आगे बढ़े आप। इसके बाद नेक्स्ट दवाई एनाल्जेसिक, हार्ट में होने वाले पेन को कम करने के लिए दी जाने वाली दवाई एनाल्जेसिक। देखिए नाइट्रोग्लिसरीन भी वैसे तो बेसिकली एक एनाल्जेसिक है, नाइट्रोग्लिसरीन भी बेसिकली एक एनाल्जेसिक दवाई है, परंतु यहां पर जो सूटेबल एनाल्जेसिक काम में लेते हैं उसकी जानकारी लें आप। एनाल्जेसिक के रूप में दो तरह की दवाइयां अपन इस्तेमाल करते हैं। एक होती है एनएसएआईडी, नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, आइब्यूप्रोफेन, एस्प्रिन, वह भी एनएसएआईडी में है, डाइक्लोफेनेक, ये सारी की सारी एनएसएआईडी। तो एक एग्जाम्पल लिखें अपन, डाइक्लोफेनेक सोडियम, एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, इस तरह के पेन में अपन एनएसएआईडी का इस्तेमाल करते हैं। एनएसएआईडी का इस्तेमाल यूजुअली तौर पर करते हैं अपन पेरिकार्डाइटिस के पेन में, इसको अपन पेरिकार्डाइटिस में देते हैं। दूसरी एनाल्जेसिक, खासकर जो एंजाइना का पेन होता है उसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में देते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट या सर्वाधिक यूजेबल दवाई है वो है ओपोइड्स। जो अपन दवाई देते हैं हार्ट के पेन को कम करने के लिए सामान्यतः, उसमें अपन यूज करते हैं ओपोइड्स। और ओपोइड्स के अंदर दवाई आती है मेनली मॉर्फिन सल्फेट। कौन सी दवाई आती है? मॉर्फिन सल्फेट। मायोकार्डियल इन्फाक्शन वाले मरीज में होने वाले पेन को कम करने के लिए दी जाने वाली ड्रग ऑफ चॉइस होती है मॉर्फिन सल्फेट। तो इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस गिवन टू द पेशेंट विद मायोकार्डियल इन्फाक्शन। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनकी आपको जानकारी भी है और यहां भी अपन डील कर लेते हैं। मॉर्फिन सल्फेट, देखिए मॉर्फिन सल्फेट एक ओपोइड एनाल्जेसिक है, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक में काउंट होती। अफीम से बनने वाली दवाई है। तो सबसे पहला पॉइंट कि यह एक ओपोइड एनाल्जेसिक है। यह दवाई एक ओपोइड एनाल्जेसिक है, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक में काउंट होती। स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स में काउंट होती। इसके अलावा इस दवाई को दिया जाता है, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन पेशेंट विद मायोकार्डियल इन्फाक्शन। देखिए मायोकार्डियल इन्फाक्शन का दर्द नॉर्मली नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीफ नहीं होता, और नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीफ नहीं होता तो फिर अपन मॉर्फिन सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मॉर्फिन सल्फेट बेसिकली एनाल्जेसिक तो है ही,
एनाल्जेसिक के साथ साथ यह मसल को भी रिलैक्स करती है। जितने भी अफीम होती हैं, जितने भी अफीम होते हैं, अफीम के प्रोडक्ट होते हैं, वह वैसे यूफोरिक होते हैं और मस्कुलर रिलैक्सेंट का भी काम करते हैं। तो जो पर्पज होता है, आप मॉर्फिन सल्फेट को देते हो एमआई वाले मरीज में, मॉर्फिन सल्फेट को देते हो एमआई वाले मरीज में, तो मॉर्फिन सल्फेट एक यूफोरिक दवाई है। यूफोरिक दवाई का मतलब होता है खुश करने वाली दवाई। इट इज ए यूफोरिक ड्रग, खुश करने वाली दवाई होती है। और यह जो पर्टिकुलर दवाई है, इस दवाई से एंजाइटी सप्रेस होती है, इस दवाई से एंजाइटी सप्रेस होती है। तो एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है मरीज को, आप उसको मॉर्फिन सल्फेट खिला रहे हैं, तो क्या मॉर्फिन सल्फेट उस दौरान देने से उसकी एंजाइटी कम होगी? यस, उसकी एंजाइटी कम होगी। यस, यहां अपन लिखें एंजाइटी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, मॉर्फिन सल्फेट एक स्ट्रॉन्ग ओपोइड एनाल्जेसिक है, इसकी वजह से मरीज में पेन भी कम हो जाएगा, इसकी वजह से मरीज में पेन भी कम हो जाएगा। अच्छा, एमआई हुआ है तो इंसान का हार्ट कंपनसेट कर रहा है, जल्दी जल्दी चल रहा है, इसका मतलब है हार्ट में हार्ट रेट बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड पर क्या फर्क पड़ा? बढ़ गई, हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ गई। देखें यहां मॉर्फिन सल्फेट का फंक्शन, मॉर्फिन सल्फेट आपने दी, हार्ट कंपनसेट कर रहा है, जल्दी जल्दी काम कर रहा है, हार्ट रेट इंसान की ज्यादा है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है। जब ये सब कुछ ज्यादा है तो हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड भी ज्यादा है, ज्यादा काम कर रहा है तो हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड भी ज्यादा है। आप इस इंसान को मॉर्फिन सल्फेट खिलाओ, मॉर्फिन सल्फेट मसल को रिलैक्स करने का भी काम करती है। तो यहां से आ रही है वीआर। अच्छा, वीआर के आने का कारण है मस्कुलर पंप। आपने जब मॉर्फिन सल्फेट खिलाई तो मॉर्फिन सल्फेट से ये जो मसल में लगने वाला पंप है, बोले तो मस्कुलर पंप, ये कमजोर पड़ गया, क्योंकि मसल रिलैक्स हो जाएंगी, क्योंकि मसल रिलैक्स हो जाएंगी और ये कमजोर पड़ा, तो मान सकते हैं यहां आने वाली वीआर क्या हुई? कम। अच्छा, वीआर कम होगी तो हार्ट कम फोर्स से काम करेगा, इसका मतलब है हार्ट अब धीमा धीमा चलेगा, तो जो पहले हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड थी वो कम हो जाएगी, जो हार्ट की पहले ऑक्सीजन डिमांड थी वो कम हो जाएगी। देखो गौर करो, मॉर्फिन सल्फेट देने की वजह से वीना कावा पर लगने वाला या वेन पर लगने वाला मस्कुलर पंप कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि मसल रिलैक्स हो जाती है। इसकी वजह से हार्ट में आने वाला ब्लड कम हो जाता है, कुछ हार्ट की मसल भी रिलैक्स होती हैं, तो हार्ट थोड़ा धीमा धीमा काम करता है, जिसकी वजह से हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है। तो यहां क्वेश्चन है, क्या मॉर्फिन सल्फेट से हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड भी कम होगी? यस। क्या मॉर्फिन सल्फेट से हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड भी कम होगी? यस। तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मॉर्फिन सल्फेट व्हेनेवर इट हैज बीन गिवन टू द पेशेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? द आंसर इज इट डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड टू द मायोकार्डियम. It also relieve the pain of myocardial infarction and it also get rid from anxiety. परंतु एक क्वेश्चन एनक्लेक्स में हर जगह दिया हुआ है और कहीं कहीं पर उसका कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन दिया हुआ। यदि क्वेश्चन आए, द पर्पज ऑफ मॉर्फिन सल्फेट विच आर गिवन टू द पेशेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ऑप्शन ए टू डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड टू मायोकार्डियम, ऑप्शन बी
टू डिक्रीज द एंजाइटी ऑफ पेशेंट, ऑप्शन सी टू डिक्रीज द पेन इनसाइड द हार्ट, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। सिंपल आंसर, आंसर इज ऑल ऑफ देम। बट क्वेश्चन ये नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है द प्राइमरी पर्पज ऑफ मॉर्फिन सल्फेट गिवन टू द पेशेंट विद एमआई। ऑक्सीजन डिमांड ऑफ मायोकार्डियम को कम करना, एंजाइटी से रिलीफ दिलाना, पेन को कम करना, मसल को रिलैक्स करना। ये 4 अलग अलग ऑप्शन हैं, इनमें से अपन को आंसर चुनना है। अब यहां वास्तविकता में जो प्राइमरी पर्पज होता है मॉर्फिन सल्फेट के देने का नहीं पड़ा हुआ है, तो गलती की गुंजाइश है। प्राइमरी पर्पज होता है हार्ट की, मायोकार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड को कम करना। उसका कारण है कि दर्द होता रहेगा तो दर्द से मरेगा नहीं इंसान, पर हार्ट ज्यादा काम करेगा तब जाकर जरूर मर सकता है। इसलिए यहां मॉर्फिन सल्फेट को पेन से ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड कम करने के लिए अपन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये 3 ऑप्शन अलग अलग आ जाएं तो पहला आंसर आपको देना है हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड को कम करना, और ये नहीं आए तो फिर आपको देना है पेन में रिलीफ दिलाना। मॉर्फिन सल्फेट को अपन प्रिस्क्राइब करते हैं दर्द में आराम के लिए, बट इससे ज्यादा बेटर क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड ऑफ मायोकार्डियम कम करना, यदि प्राइमरी पर्पज पूछा जाए। इससे ज्यादा मॉर्फिन सल्फेट में क्वेश्चन आते हैं कि मॉर्फिन सल्फेट का क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। तो देखें, मॉर्फिन सल्फेट को जो अपन देते हैं बेसिकली यह सीएनएस को डिप्रेस करती है, यह दवाई सीएनएस को डिप्रेस करती है। अच्छा, सीएनएस को डिप्रेस करेगी तभी तो एंजाइटी खत्म होगी और तभी इंसान यूफोरिया में जाएगा, बोले तो रिलैक्स होगा। तो यह दवाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करने वाली दवाई है। अब यहां अपन बात करें कौन कौन सी बीमारियों में मॉर्फिन सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट के कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन से हैं। जिस प्रायोरिटी से मैं बता रहा हूं उसी प्रायोरिटी से आपको याद रखने। सबसे पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर खासकर अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर खासकर अस्थमा, यह पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। लॉजिक बता दूं आपको, अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या अस्थमा वाले मरीज में आप मॉर्फिन सल्फेट खिलाएं तो जिसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसका रेस्पिरेशन तो वैसे ही सैलो है, या अपन बात करें कि डिस्टर्ब है। आप मॉर्फिन खिला दो, सीएनएस को डिप्रेस कर दो, रेस्पिरेशन और डिप्रेस हो जाएगा, एपनिया में चला जाएगा, इंसान की जान जा सकती है। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में कभी भी मॉर्फिन सल्फेट को अपन नहीं देते हैं। नेक्स्ट, हेड ट्रॉमा, ब्रेन इंजरी, हेड ट्रॉमा, ब्रेन इंजरी या पेशेंट विद कॉमा, हेड ट्रॉमा, ब्रेन इंजरी या पेशेंट विद कॉमा, इसमें भी अपन नहीं देते। इंसान के सर में चोट लगी पड़ी है, उम्मीद कर सकते हैं रेस्पिरेशन डिप्रेस होगा, मॉर्फिन और खिला दो डबल डिप्रेस हो जाएगा, तो कभी भी अपन हेड ट्रॉमा या कॉमा वाले मरीज में नहीं देते हैं। अगला पॉइंट, 2 जीआईटी के डिसऑर्डर में भी नहीं देते हैं, जीआईटी के डिसऑर्डर में भी नहीं देते हैं। पेनक्रिएटाइटिस और कोलिसिस्टाइटिस,
ये इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन का क्रम है। एक आध एनक्लेक्स में भी यहां पर गलती की हुई है, बाकी कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये अलग अलग ऑप्शन में आए थे और प्रायोरिटी पर आंसर अस्थमा गया था। पेनक्रिएटाइटिस भी था परंतु आंसर अस्थमा गया था, तो ध्यान रखना है। देखिए रेटिंग दे दी है मैंने। द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ मॉर्फिन सल्फेट आर एज फॉलो। सबसे पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या अस्थमा, हेड ट्रॉमा, इसके बाद हेड ट्रॉमा या कोमा, और उसके बाद पेनक्रिएटाइटिस और कोलिसिस्टाइटिस। इज दैट क्लियर? क्यों नहीं देते हैं आपको बता दिया, क्योंकि यह एक सीएनएस डिप्रेसेंट होती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होगा तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो और डिप्रेस हो जाएगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फिन सल्फेट। देखिए मॉर्फिन सल्फेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस एज ए एनाल्जेसिक इन एमआई, एज ए एनाल्जेसिक इन एमआई। बट यदि क्वेश्चन आए प्राइमरी पर्पज कौन सा है, तो आंसर देना है ऑक्सीजन डिमांड को कम करना। यदि हो तो, नहीं हो तो आंसर पेन जाएगा। सीएनएस को डिप्रेस करती है तो कौन सी बीमारियों में नहीं देते, ये आपके सामने है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, हेड ट्रॉमा या कोमा, पेनक्रिएटाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस। तो दीज आर द मीनिंग ऑफ एनाल्जेसिक। नेक्स्ट दवाइयां, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई, एंटी कोलेस्ट्रॉल या एंटी लिपिड या लिपिड लोअरिंग ड्रग। लिपिड, वह इंसान जिसमें लिपिड प्रोफाइल अपन ने कराया और उसमें लिपिड का लेवल, ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है और वो 300 को पार कर चुका है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए अपन कुछ दवाइयां देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटोरवास्टीन, एटोरवास्टीन एंड स्टेटिन, एटोरवास्टीन एंड स्टेटिन। These are the lipid lowering drug। वह इंसान जिनमें कोलेस्ट्रॉल 300 को पार कर चुका है, अब वो डाइट से कंट्रोल करेंगे, एक्सरसाइज से कंट्रोल करेंगे, बट जो अभी है उसको तो कम करो। तो उसको कम करने के लिए इन दवाइयों का अपन इस्तेमाल करते हैं, बोले तो एटोरवास्टीन और स्टेटिन। तो दीज आर द मेडिकल मैनेजमेंट, दीज आर द मेडिकल मैनेजमेंट। लास्ट वाली दवाई, इन्फ्लामेशन हो रहा है हार्ट में, हार्ट में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो एंटी इन्फ्लामेटरी दवाई देते हैं। और एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयों के बारे में मैं आपको इन्फ्लामेशन में पढ़ा चुका हूं। दो तरह की होती हैं, स्टीरॉयड और नॉन स्टीरॉयड। स्टीरॉयड में हाइड्रोकोर्टिसोन, डेक्सामेथासोन, बेक्लोमिथासोन, ये दवाइयां देते हैं। और एक NSAID, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो दैट इज द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। आई थिंक सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए। सारी की सारी दवाइयों के बारे में बेसिक नॉलेज आपने प्राप्त कर ली। तो देखते हैं यहां बीटा ब्लॉकर, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली दवाई, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपके सामने। परिभाषा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इंडिकेशन। प्रोपेनोलॉल के बारे में 2 क्वेश्चन, लंबे समय तक यह एंटी एंजाइटी इफेक्ट शो करेगी और अस्थमा वाले मरीज में इसको नहीं देते हैं। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन। वेजोडाइलेटर, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड और नाइट्रोग्लिसरीन, ये इसके बारे में पूरी मैकेनिज्म कि केवल वेजोडाइलेशन नहीं,
हार्ट की डिमांड को, वीनस रिटर्न को, प्रीलोड को भी कम करती है यह दवाई। एनाल्जेसिक में NSAID, पेरिकार्डाइटिस में, एंजाइना में नाइट्रोग्लिसरीन और मायोकार्डियल इन्फाक्शन में मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट में बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन जिनका जवाब दे दिया। सबसे इंपॉर्टेंट मॉर्फिन सल्फेट के कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उसके अलावा लिपिड कम करने वाली दवाई, एंड देन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट का पोर्शन आपका कंप्लीट होता है। पीपीटी के माध्यम से भी देख लें। बीटा ब्लॉकर, दीज ड्रग्स ब्लॉक द बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। कौन कौन सी दवाइयां हैं? एटिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, बाइसोप्रोलॉल और मेटाप्रोलॉल। Prolonged use of propranolol may also have anti-anxiety effect. Propranolol is contraindicated in patient with asthma. अगली दवाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। These drugs block the calcium channel upon heart and blood vessel also. Example nifedipine, amlodipine, nicardipine। फिर इन दोनों पर्टिकुलर दवाइयों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इंडिकेशन लगभग समान है, जो ये रहे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। देखें, ये ब्लॉक करती हैं बीटा रिसेप्टर को और कैल्शियम चैनल ब्लॉक करते हैं, वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ब्लॉक करती हैं कैल्शियम चैनल। इनका परिणाम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा और हार्ट रेट भी कम हो जाएंगे। इनके इंडिकेशन कौन कौन से हैं? देखो, डिसरिथमिया, स्पेशली इन टेकीकार्डिया और पाल्पिटेशन, और हाइपरटेंशन, एंजाइना और एमआई में देते हैं। कब देंगे? गिवन व्हेन बीपी इज 120/80 से ज्यादा हो, और वहां पर इनका देने का पर्पज है, यह दवाइयां हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड को कम करती। नेक्स्ट, इसके बाद वेजोडाइलेटर, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड और नाइट्रोग्लिसरीन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वीआर को कम करना, हार्ट के ऊपर से प्रीलोड को कम करना, जिससे ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगी और कोरोनरी आर्टरी का डायलेशन होगा तो हार्ट का ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा। बता दिया आपको, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड तो किस में देंगे? हाइपरटेंसिव क्राइसिस में, और नाइट्रोग्लिसरीन देंगे अपन एंजाइना पेक्टोरिस में। इसके बाद एनाल्जेसिक में NSAID, डाइक्लोफेनेक सोडियम, कॉमनली यूज्ड इन पेरिकार्डाइटिस, ओपोइड जिसमें है मॉर्फिन सल्फेट, ड्रग ऑफ चॉइस इन MI। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ मॉर्फिन में देखो, फर्स्ट नंबर पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऑफ और अस्थमा, हेड इंजरी, कॉमा, उसके बाद पेनक्रिएटाइटिस और कोलिसिस्टाइटिस। ये क्वेश्चन है जो आपकी कई किताबों में दिया हुआ है, कंट्रोवर्शियल बना हुआ है, किसी किसी किताब में इसका आंसर गलत भी है। पढ़ें क्वेश्चन को गौर से। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ मॉर्फिन सल्फेट गिवन टू द पेशेंट विद MI? ऑप्शन है टू सिडेट द पेशेंट, इसके बाद टू रिलीव द एंजाइटी, इसके बाद टू रिलीव द पेन, और लास्ट टू डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ मायोकार्डियम। चौथे ऑप्शन को हटा दिया जाए तो इसका आंसर होगा C, परंतु चौथा दिया हुआ है तो इसका आंसर है D। तो व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ मॉर्फिन सल्फेट गिवन टू द पेशेंट ऑफ MI? द आंसर इज टू डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ मायोकार्डियम। इज दैट क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट होता है डेफिनेशन और पैथोफिजियोलॉजी, एटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर और मैनेजमेंट का पोर्शन अपन पढ़ रहे थे, जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन और फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट के साथ साथ डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी बेहद यूजफुल है, क्योंकि इनके बिना मरीज ठीक नहीं हो सकता।
पूरी उम्मीद कि अब आप कार्डियोलॉजिस्ट बनने की तरफ अग्रसर हैं। ऑपरेशन बचे हुए हैं जो अपन फर्दर लेक्चर में डील करेंगे। अब आगे मैं कोई डिसऑर्डर पढ़ाऊं और उसमें निफेडीपाइन नाम आए, एटिनोलॉल नाम आए, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड आए, मॉर्फिन सल्फेट आए, तो मुझे नहीं लगता आश्चर्य होना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे नामों से मैंने आपको परिचित करा दिया है। अब बचा हुआ है सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट टू द पेशेंट विद कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? तो मेडिकल मैनेजमेंट यहीं पर कंप्लीट होता है। टाइम हैज ओवर। आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।